नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और अमेरिका इसराइल की जो लड़ाई हो रही है, अब उसमें अमेरिका और इसराइल दोनों को ही सैन्य मोर्चे पर जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको अपने ही देश में जिस तरह से वो घिरे हुए हैं और वैश्विक स्तर पर भी उनके खिलाफ पूरी दुनिया दिखाई पड़ रही है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ईरान अपनी कूटनीति और डिप्लोमेसी से भी अमेरिका को, इसराइल को ज़बरदस्त तरीके से मात देता दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे और इस पर बात भी करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि महज 3 हफ्ते युद्ध के हो गए हैं, लेकिन शुरुआती 2 हफ्ते में ही अमेरिका को इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर कम से कम $800 मिलियन यानी लगभग 74 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, यह रिपोर्ट बता रही है। यानी क्या कुछ खो रहा है अमेरिका इस लड़ाई में, इसको लेकर अमेरिका में चर्चाएं हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं और बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और शुरुआत सर यहीं से करते हैं। बड़ी खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है और अमेरिकी विशेषज्ञों की ही रिपोर्ट है कि $800 मिलियन खर्च कर दिए हैं, वो भी केवल जो यहाँ पर बेस है गल्फ कंट्रीज़ में जो ठिकाने हैं अमेरिकी, उन पर जो नुकसान हुआ है। बाकी और चीज़ों को तो छोड़ दिया जाए, अगर सबको जोड़ दिया जाएगा तो ये 1100-1200 मिलियन डॉलर रकम बन रही है केवल 2 हफ्ते में। तो ये एक बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए। और जो सैनिकों का नुकसान हो रहा है वो अलग, जिसकी खबर अभी अमेरिका की ओर से आधिकारिक रूप से सही खबर दी ही नहीं जा रही है। जय संविधान। देखिए मिश्रा जी, जो असली मुद्दा होता है ना कि जो फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है। इस समय अमेरिका परसेप्शन में वॉर हार चुका है और ये ईरान जो है परसेप्शन में चुका है। अब आपने केवल उन चीजों की बात की जो युद्ध के नजर नुकसान हुआ है, लेकिन अगर शेयर मार्केट का नुकसान आप देखें, वहां के टोटल शेयर मार्केट ने कितने ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान झेला है। अच्छा, भारतवर्ष के अंदर कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेला है। अब आप ये सोचिए, देखिए, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल एक साधारण स्थिति में देखिए, मिश्रा जी का मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो में था। अच्छा, 1 करोड़ रुपए हर महीने 50-60 हजार रुपए बढ़ जाते थे। आपको लगता था कि भाई ठीक है, आई एम सेफ, जो कमा रहा हूं इसको मैं खर्च करूंगा, खुल के खर्च करूंगा क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। वही 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 75 लाख का हो जाए, आपकी हिम्मत डोलेगी कि नहीं डोलेगी। हम लोग एक साइकोलॉजिकल लेवल पे परचेजिंग करते हैं, आर वी सेफ और आर वी नॉट सेफ। और उससे क्या होता है, जीडीपी में और नुकसान होता है। अच्छा, उससे टैक्स कलेक्शन भी आपके नुकसान में जाते हैं, जो भारतवर्ष के अंदर हो रहा है, आप देख रहे हैं। क्योंकि रुपया जो है 1 महीने के अंदर 90 रुपए से 94 रुपए में पहुंच गया जी। शेयर मार्केट ने 50 लाख करोड़ का नुकसान झेल लिया। तेल के दाम डबल हो गए अभी तो, क्योंकि पिछले 11 साल में भारत सरकार ने बड़ी चतुरता से 44 लाख करोड़ रुपए हमारे आपकी जेब से निकाले हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में $140 पर बैरल का तेल होता था, हमको 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था। और जब $50 पर बैरल का एवरेज प्राइस रहा तो हमने 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीदा। हमसे पैसा लूटा गया, 200 रुपए महीने का गेहूं अनाज दे दिया गया और किसानों को 500 रुपए महीने दे दिए गए और कहा हमने बहुत बड़ा काम किया। जबकि वास्तविकता में अब क्या हो गया, वो जो 44 लाख करोड़ रुपए आपने 4-5 लाख करोड़ हर साल जमा किए थे, उसकी गुंजाइश खत्म हो गई। अब अभी तक तो आप मार्जिन में चल रहे थे, वो पैसा आप लुटा रहे थे, वो पैसे उड़ा रहे थे, अब वो भी नहीं। तो देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी वो तो पूरी तरह से इसलिए पिट रही है क्योंकि शेयर मार्केट भी गिर रहा है और हमारी करेंसी को तो और ज्यादा नुकसान, और क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर चीजों को, और इंपोर्ट करने के लिए डॉलर हमें खरीदने पड़ते हैं मार्केट से। और जब मार्केट से आप ज्यादा डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर और मजबूत होता है, रुपया और का ज्यादा कमजोर होता है। देखिए विश्वा जी, 2 प्रकार की वर्ल्ड में इकोनॉमी है, लोग ये नहीं समझते असल में। लोग तो मोटी मोटी बातें करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे देखेंगे तो लोग ये बताएंगे, अरे इंडियन ही करेंसी थोड़ी गिरी है, यूरोपियन करेंसी देखिए वो भी तो गिरी है। अरे महाराज, वर्ल्ड में 2 प्रकार के देश हैं, एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक है इंपोर्ट ओरिएंटेड।
जापान जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, यूरोप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इंडिया इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जो कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए करेंसी का वीक होना फायदेमंद है। हम जब हमारी करेंसी वीक हो रही है, 94 रुपए का डॉलर हो गया, आईटी कंपनीज को फायदा है, एक्सपोर्टर्स को फायदा है। अगर वो $1 लाख का माल भेजते थे जब 90 रुपए का था, तो उनको 90 लाख रुपए मिलते थे, अब उन्हें 94 लाख रुपए मिलेंगे, 4 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन जो इंपोर्टर है, पहले वो 90 रुपए देता था, अब 94 रुपए देगा, उसे 4 रुपए का नुकसान है। और क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। भाई आपके देश के, अच्छा फिर आप मिश्रा जी एक और बात सोचिए, जो आपने लोन ले रखे हैं वर्ल्ड से जी, जो 52 लाख करोड़ के लोन थे 2014 में, बढ़ के 225 लाख करोड़ के हो गए हैं, और उसमें ज्यादातर डॉलर लोन है, फॉरेन करेंसी लोन है। जब आपकी करेंसी वीक हो जाती है, 15 दिन के अंदर 4% रुपये का डिवैल्यू होने का मतलब 4% आपने जो लोन लिए हैं वो बढ़ गए। लोन नहीं लिया आपने जी, केवल करेंसी के डिवैल्यू होने से आपके लोन बढ़ गए। देखिए बहुत बड़ा मकड़ जाल है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, और आपके दर्शक श्रोताओं को भी थोड़ा ये समझने की आवश्यकता है किस प्रकार से हमें आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और किस प्रकार से आपको गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। वास्तविकता में आपकी जेब से पैसा निकाला गया है, जीएसटी के माध्यम से निकाला गया है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाया गया है, और आपको केवल इधर उधर की चीजों में बहकाया गया है। वास्तविकता में अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई, चाहे केवी कामत साहब से कुछ भी कहलवा दें, आईसीआईसीआई के चेयरमैन से, केवल फेस सेविंग के लिए अर्थव्यवस्था बहुत बड़े बुहाने पर खड़ी हुई है। लोग अपनी फैक्ट्री छोड़ के, क्योंकि वो बंद हो रही हैं, 5000 का सिलेंडर 500 रुपए की दिहाड़ी में वो नहीं खरीद सकते। बिल्कुल वही स्थिति बन रही है जो कोविड में बनी थी। जी बिल्कुल वो स्थिति बन गई है। अभी बात हो रही थी किसी एक मित्र से, वो बता रहे हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पर काम जो घरेलू काम करते हैं लोगों के घरों में, वो लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं क्योंकि इतना महंगा सिलेंडर वो नहीं खरीद पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ये हमारे यहाँ की बात है, और जाहिर तौर पर जो कुछ हो रहा है मध्य पूर्व में, इस लड़ाई का असर, चूँकि पूरा का पूरा जो ऑयल और गैस का इलाका है उसका प्रभाव तो पूरी दुनिया पर पड़ ही रहा है, मार्केट पर भी पड़ रहा है, जो आपने बात बताई है। लेकिन अगर ये जो जिस तरीके के ये नुकसान की चर्चाएं अमेरिका में हो रही हैं, और एक चीज़ और सर, अमेरिका में नुकसान हो रहा है, लड़ाई होगी तो जो भी पक्ष उसमें होंगे उनका तो नुकसान होगा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान का पक्ष है, चाहे वो सैन्य स्तर पर हम देख रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्तर पर देख रहे हो, और चाहे डिप्लोमेटिक स्तर पर देख रहे हो, कहीं न कहीं वो हर स्तर पर 20 नज़र आ रहा है इन दोनों देशों की तुलना में। अब हॉर्मुज़ में जो स्ट्रेट में जो फंसे हुए जहाज़ हैं, उनमें अब 1-to-1 डील करता हुआ दिखाई पड़ रहा है ईरान, जिस तरह से जापान के साथ उसकी डील हो रही है। ये अब अमेरिका को कहां ले जा रहा है? यानी जो एक उसकी सुप्रीमेसी बनी रहती थी, वो सुप्रीमेसी भी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। भाई मिश्रा जी देखिए ना कि वस्तु जो होता है ना, हनक होती है, एक इमेज होती है, परसेप्शन होता है। भाई मेरे बारे में आपके दर्शक श्रोताओं का कुछ परसेप्शन है। अब मान लीजिए मैं किसी शास्त्रार्थ में फंस जाऊं और मैं किसी ऑक्सफोर्ड या बढ़िया वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मेरा इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन हो जाए, जनता उसको सुने, तो जनता कहेगी यार स्वामी साहब के बारे में जो परसेप्शन था ये बहुत ज्ञानी है, उतने ज्ञानी तो नहीं है, ये तो प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, और मैं मानता हूं मैं इंफीरियर हूं, आई कैन नॉट स्टैंड विद। इसलिए हमारे माननीय मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक पक्षीय बात करते हैं। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते हैं, तो उसका कारण है वो क्यों करते हैं। देखिए जो परसेप्शन है उसके हिसाब से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ईरान, देखिए अब जैसे लोग कहते हैं ना कि साहब आपको परसेप्शन से क्या अंतर पड़ता है, भगवान कृष्ण को हम क्यों याद रखते हैं, भगवान कृष्ण को हम क्यों मानते हैं। आप ये बताइए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उनके पति सिर झुकाए बैठे हुए थे, पांचों। कौरव ने तो किया ही, दुशासन दुर्योधन ने तो किया ही किया, पांडव भी सिर झुका के बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांतों के लिए, प्रिंसिपल्स में
एक नारी के साथ ये जो अन्याय हो रहा है मैं इसको नहीं सहन करूंगा। उन्होंने उधर द्रौपदी का चीर हरण रोका, उन्हें वस्त्र दिए और उसके बाद पांडव और कौरवों सबका नाश किया। देखिए, परसेप्शनल वॉर में आज के तारीख में ईरान को कोई दोषी कैसे ठहरा सकता है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। ईरान ने एग्रेशन किया क्या? ईरान ने पहला अटैक किया क्या? ईरान ने केवल अपनी रक्षा के लिए काउंटर अटैक किया और साथ साथ यह भी कह दिया कि अरब कंट्रीज अगर अमेरिकन एयर बेसिस से हमारी तरफ फायर नहीं करेंगे तो हम भी फायर नहीं करेंगे। और आपके कार्यक्रम में कल थे न्यूज पॉइंट के अंदर जो ईरानियन प्रोफेसर थे, उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि ईरानियंस अब युद्ध विराम के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि हमारे पे एग्रेशन हुआ है, हमारे अयतुल्ला को मारा गया है, हमारे जनरल्स को मारा गया है, और जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा हम जाने देंगे, हम मरेंगे, हमने ठान लिया हम मरेंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे अपनी राष्ट्र के लिए। और वास्तविकता में ये जो एक एग्रेशन, जबकि वार्ता चल रही थी उस समय एग्रेशन आपने किया। और आप सोचिए भाई, हमारे दिवाली के दिन अगर अटैक होगा, मिश्रा जी तो बताइए हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी कि नहीं? होली के दिन अटैक होगा जब हम लोग अपना, या मान लीजिए नवरात्र चल रहे हैं जी, हम लोग सब व्रत में हैं, हमारे परिवार के लोग व्रत में हैं, उस समय अटैक करेंगे, यार कम से कम नवरात्र में तो हमको छोड़ दिया गया होता। अब रमजान के पवित्र महीने में आप एक मुस्लिम देश के ऊपर आक्रमण करके मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं आप धार्मिक हैं, आप रिलीजियस हैं। भाई, हम क्रिश्चियंस का भी सम्मान करते हैं, हम जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करते हैं, हम मुस्लिम उनके जो अल्लाह हैं उनका भी सम्मान करते हैं, हम अपने देवता देवियों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस एक महीने जब वो बेचारे निर्जल रहते हैं जी, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं और अल्लाह की, और उनके यहाँ, बल्कि मैंने सुना है उनके यहाँ कहते हैं आंखों की भी रोजा होता है, जबान का भी रोजा होता है, उत्तेजना तो बात नहीं करते, इधर उधर की चीजें नहीं देखते, इसको पवित्र महीना माना जाता है। उस समय आपने अटैक करके सारे धार्मिक मूल्यों को खत्म कर दिया, और उसके बावजूद अरब कंट्रीज अगर एयर बेसिस का उपयोग एक अपने फेलो मुस्लिम देश पे मुसलमानों को मरवाने के लिए रमजान के पवित्र महीने में कर रहे हैं तो धिक्कार नहीं है तो है ये। बिल्कुल, ये तो वकील स्वामी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस मामले में भी लीड लिए हुए है ईरान, यानी कि उसने पहले कोई अटैक नहीं किया, उस पर अटैक हुआ और उसके लिए वो बार बार ये बात अपनी दोहराता रहा कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला होगा तो हम रिटेलिएट उसी तरीके से, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से देंगे जो इस समय दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर एक बात और है, ईरान ने अपने को जिस तरीके से एक जो कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियम कानून होते हैं उनके तहत भी अपने अटैक्स को रखा हुआ है। कहीं कोई पब्लिक प्लेस पर, कहीं किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में ईरान की तरफ से हमले की खबरें नहीं आई हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान के ऐसे सार्वजनिक जगहों पर हमले किए हैं। स्कूल वाला हमला तो इतना खतरनाक था, इतना भयावह और अमानवीय था कि पूरे अमेरिका में उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ही देश में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इस मामले में भी ईरान ने अपने को बहुत सेफ रखा हुआ है, या ये कहिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ रखा हुआ है कि हम गलत तरीके नहीं अपनाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका असर मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम जगहों से यूरोपियन देश हो, नेटो हो, ये सब अगर अमेरिका का साथ इस समय छोड़े हुए हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तो ईरान पर हमला जो हुआ है उसके साथ अन्याय के रूप में देखा जा रहा है, और दूसरी ओर ईरान का रिटेलिएशन जो है वो नियमों के तहत हो रहा है, जबकि उसके ऊपर हमले जो हैं वो दूसरे तरह से हो रहे हैं। देखिए, ये तो मिश्रा जी हजारों साल से ये प्रथा चली आ रही है हमारे देश में और पूरे विश्व में कि दूत पर अटैक नहीं होता। जी जी। अगर दूत आपने बुलाया है तो दूत का सम्मान होता है, चाहे वो आपके बिल्कुल दुश्मन राष्ट्र का दूत होता है। हमें हमारे हजारों साल से दूत का सम्मान होता है। अरे जब वार्ता चल रही है और वार्ता एक निष्कर्ष तक पहुंच रही है, उस वार्ता को प्रीएम्प्ट करके आप अटैक कर रहे हैं, इसका माने आप शांति नहीं चाहते जी। अच्छा मिश्रा जी, एक और चीज बताइए, छोटे बच्चे, आप खुद सोचिए भाई। देखिए, मैं तो ये मानता हूं, इससे मैं बड़ा दृढ़ विश्वास है मेरा, जो बच्चों का सम्मान न करे, जो नारियों का सम्मान न करे और जो बुजुर्गों का सम्मान न करे, वो जैसे था ना कि वो मृत है, वो आदमी जो है उसके कोई संस्कार नहीं है। कारण
बच्चे जो हैं बेचारे निहत्थे हैं, उनके पास ताकत नहीं है, अबोध हैं। भगवान ने नारी को सारी शक्तियां दी हैं, पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है हर चीज में, शारीरिक शक्ति नहीं है। बुजुर्गों में, बुढ़ों में, अब जैसे मैं हूं, मेरे पास शारीरिक शक्ति नहीं है। अगर कोई गुंडा बदमाश आके किसी बच्ची को या किसी औरत को या मुझे मारने लगे, मैं लड़ तो नहीं पाऊंगा ना, मारी खाऊंगा, लेकिन उसके संस्कार पता चल जाएंगे जी। 150 बच्चे बेचारे किताबें कॉपियां लेके अपने स्कूल पढ़ने गए थे और उनके रक्त रंजित शरीर और खून से लथपथ स्कूल बुक्स के उनके माँ बाप ने देखा होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो जी। बच्चे क्या किसी धर्म के होते हैं? बच्चे तो भगवान के अवतार होते हैं। इतने अपने ही बचपन को मिश्रा जी आप याद कर लीजिए, आज अपने बचपन को मैं याद करता हूं। आज ये खड़पेंच हमारे बुद्धि में जो भर दी गई है पिछले 74 साल में, जब हम छोटे थे, अबोध थे, जरा सी बात पे रो देते थे, जरा सी बात पे हंस देते थे, एक टॉफी मिल जाती थी खुश हो जाते थे, एक थप्पड़ मिलता तो रो देते थे। अब न रो पाते हैं न हंस पाते हैं, अब केवल कष्ट में इस माया जाल में फंसे हुए हैं। जी। तो यही है कि इस मामले में जो देखा जाए तो कहीं न कहीं हर एक फ्रंट पर ईरान मजबूती के साथ डटा हुआ है और कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं अमेरिका और इसराइल, दो के दोनों ही, चाहे वो इस युद्ध में भी मानवीयता का फ्रंट हो या फिर स्ट्रेटजी का फ्रंट हो या फिर नुकसान और फ़ायदे का हो। एक चीज़ आप ये बताएं प्रोफेसर अखिल स्वामी, ये जो रणनीति है ईरान की, जिस तरीके से सरप्राइज़ दिया है कि अब वो जापान के जहाज़ों को छोड़ देगा, दूसरे देशों से भी डील कर लेगा, अब अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा कर लेगा। अगर ऐसा वास्तव में हो जाता है और जिस तरीके से यहाँ ईरान के नेताओं के बयान आ रहे हैं अपने खाड़ी देशों के वहाँ पर देशों के लिए कि हमारा अटैक अगर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि वो अमेरिका के ठिकाने आपके यहाँ बने हुए, ये सारी चीज़ें आखिरकार कितना नुकसान पहुंचाएंगी, कितना आइसोलेट करेंगी अमेरिका को पूरी दुनिया में, जो अभी पिछले 30-40 साल से वो अपनी सुप्रीमेसी बनाए हुए हैं। भाई मिश्रा जी देखिए, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट है। अब भाई जिस कंट्री के भी शिप्स को वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा जी, वो उसका मुरीद हो जाएगा, थैंकफुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, उसने बांग्लादेश को अलाउ कर दिया, उसने चीन को अलाउ कर दिया, भारत को नहीं अलाउ किया ना। भारत के 2 ही शिप तो छोड़े हैं, बाकी शिप तो उसने जो अपने वो है सी लाइन है उसके पास भारत के शिप खड़े कर दिए हैं कि अगर अमेरिकन पावर को अटैक करना है तो भारत के शिप पे अटैक करे। तो हमें क्यों नहीं उसने अलाउ किया? हमारे 22-24 शिप क्यों फंसे हुए हैं? और इतना हला है कि 2 शिप आ गए, 2 शिप, अरे यार 2 शिप तो एक दिन का कंजम्पशन है भारतवर्ष में। वी नीड 2 शिप्स एवरी डे। तो 22-24 शिप का मतलब 12 दिन का माल हमारा रास्ते में फंसा हुआ है। फिर जब अमेरिका ने कहा कि हम ये 1 महीने के लिए सैंक्शन हटा रहे हैं और आप तेल बेच दीजिए, अमेरिका ने कोई सरप्लस, ईरान ने कहा हमारे पास कोई सरप्लस तेल नहीं, हम नहीं देंगे। तो वो कैटेगरी बना रहा है, ईरान कैटेगरी बना रहा है जी। हु इज ए फ्रेंड, हु इज न्यूट्रल, हु इज नॉट न्यूट्रल एंड नॉट ए फ्रेंड। जब जापान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया जी, तो उसने जापान के लिए रास्ता खोल दिया, बिल्कुल। हाँ। और हमें किस श्रेणी में रखा? हमें श्रेणी में रखा कि नहीं बेटा, यू डिड नॉट क्रिटिसाइज, ये हमारे खिलाफ हम नहीं खोलेंगे जी। अच्छा, लेकिन अमेरिका भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। अमेरिका भी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगराइजेशन उसने की है, जो 5% का एडिशनल डिस्काउंट देता है, वो पाकिस्तान को देता है, वो बांग्लादेश को देता है, भारत को नहीं देता। तो भारत को तो अमेरिका भी दंड दे रहा है, ईरान भी दंड दे रहा है, तभी भक्त खुश है। अब ऐसे में ही तो सवाल उठ रहा है कि भाग कहां चली जा गई है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी हमने बना रखी है कि हम जहां खड़े नजर आ रहे हैं वो भी हमको धोखा दे रहे हैं, हम उनसे भी परेशान हैं, जिनकी मुखालफत हम कर रहे हैं वहां से तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे। जबकि आज तक शायद अगर मैं सही हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जहाज़ों को, हमारे जहाज़ों को कहीं रोका गया होगा, और कम से कम उस स्थिति में कि बहुत से रुके हैं, लेकिन अगर औरों को परमिशन मिल रही है तो भारत के जहाज़ों को क्यों नहीं मिल रही है? तो ये अगर ये इस विदेश नीति को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनको बहुत बेहतर तरीके से कोशिश करती है कि हम डिफेंड करें, लेकिन लगता है कि अब वो
डिफेंड करने के जो टूल्स हैं वो टूल्स अब बड़े कमजोर हो गए हैं, ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, उनके टूल्स कमजोर नहीं हुए हैं। देखिए, एक तीसरा एंगल भी देख लेते हैं रूस का। जी। आज तक हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया, किसी ने दिया हो ना दिया हो। अब रूस हमें डिस्काउंट पे तेल नहीं दे रहा है, चाइना को दे रहा है। वो तो मौका हमने छोड़ दिया ना, जब दे रहा था तो हमने लेने से मना कर दिया। और अच्छा, तो वो अब लेकिन इसका मतलब रूस भी हमारे लिए फेवर्ड नेशन नहीं रह गया? नहीं रह गया। हाँ, अच्छा, चीन को एडवांटेज दे रहा है वो? अब एक चीज सर, कैसे रह जाएगा जब आप अपने फैसले अपने हितों के मुताबिक नहीं ले रहे हैं, आप किसी और के हिसाब से ले रहे हैं, तो कैसे देगा? उसने तो डिस्काउंट भी दिया आपको, आपके साथ आपको फेवर भी किया, लेकिन आपको किसी और ने कहा कि आप रोक दीजिए तेल लेना, आपने कहा ठीक है रोक दे रहे हैं, और फिर अब कह रहा है वही व्यक्ति कि आप अब ले लीजिए, तो अब आप फिर ले रहे हैं, तो कहां से मिलेगा? इसमें मुझे लगता है कि रूस के एंड से गलती नहीं है, गलती तो हमारे एंड से है। और हमारी मैं रूस के एंड से गलती नहीं निकाल रहा हूं। अच्छा, जी। अमेरिका ही हमें कोई बेनिफिट दे देता। हाँ। भाई, अमेरिका की अगर बातें हमारे मोदी जी मान रहे थे, मान लीजिए, तो अमेरिका ने वर्ल्ड में सारे जो सबसे अधिक टैरिफ लगाए, हमारे पे क्यों लगाया? जी। मैं तो ये कह रहा हूं, चौतरफा पिटाई हमारे भारत माता की, हमारे देश की, हमारे जो जिसके हम पुत्र हैं और जिसके लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, हर तरफ से अब पे वार क्यों हो रहा है? अरे कोई तो हमारा सेवियर हो, कोई तो हमारा मित्र हो। चीन हमारा मित्र हो नहीं सकता, उसको रूस बेनिफिट दे रहा है, उसको ईरान बेनिफिट दे रहा है। ईरान, अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगा रहा है, ईरान दूसरे की शिप छोड़ रहा है, हमारे शिप नहीं छोड़ रहा है। तो हम किसके साथ खड़े हैं? कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है? अब क्या कारण है भाई? ये कारण भी पता चलाया जाना चाहिए। क्या कारण है कि हम अमेरिकन लाइन को टो कर रहे हैं, जबकि हमको पता है अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। अमेरिका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। अभी भी वो पाकिस्तान को तवज्जो ज्यादा देता है जी। जब डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, उन्होंने किसको बुलवाया वहां पे? गुरवंत सिंह पन्नू को। गुरवंत सिंह पन्नू स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी थे, और शाम को जब उनकी डिनर पार्टी हुई उसमें भी थे। जी जी। और वो हमारे क्या हैं? डिक्लेयर्ड ऑफेंडर हैं इंडिया के। तो अमेरिका भी कान पकड़ रहा है, रूस भी पकड़ रहा है, चीन भी पकड़ रहा है, पाकिस्तान। मतलब यार, कोई तो दोस्त है हिंदुस्तान में, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा। और इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, विदेश नीति को छोड़ दीजिए, अर्थनीति को छोड़ दीजिए। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है मैं प्याज नहीं खाती, तो प्याज के दामों से अंतर नहीं पड़ता। कल वो कहेंगे मुझे सरकारी गाड़ी है, मुझे क्या अंतर पड़ता है? 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए तो सरकार देगी, मेरी जेब से थोड़ी जाना है। अरे भैया, तुम्हारी जेब से नहीं जाना, हमारे देश की जनता की तो जेब से खर्च करना है। मिश्रा जी जब ऑफिस जाएंगे अपनी कार से, तो पेट्रोल तो आपको भरवाना होगा ना। आप थोड़ी सरकारी गाड़ी आपको मिली हुई है ड्राइवर शोफर सहित। बिल्कुल सर, तो यही चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आती। आप भी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सी पॉलिसी है कि हर तरफ से मार पड़ रही है। लेकिन एक चीज और भी है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है, अब वो कितना बड़ा है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसी पॉलिसी को कहता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। उसका क्या लॉजिक है? वो किस तरीके से इन चीजों को मास्टर स्ट्रोक दे रहा है, मास्टर स्ट्रोक बता रहा है? भाई मिश्रा जी, एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, वो तीर का निशाना लगाता था। अच्छा, तीर का निशाना जो है अचूक बिल्कुल बुल्स आई पे हिट करता था। तो लोगों ने कहा कि भाई राजा क्या इतना बढ़िया तीरंदाज है कि हर बार बुल्स आई को हिट करता है, एक बार भी मिस नहीं होता। तो उसके जो पीए थे खास, उन्होंने कहा यार ऐसा नहीं है, राजा पहले तीर चलाता है, जहां तीर लग जाता है वहीं बुल्स आई हम बना देते हैं। जी। तो हमारे देश के जो भक्तगण हैं, कुछ भक्तगणों को कोई परेशानी नहीं है। भाई भक्तगणों का तो आप जानते हैं आहार क्या है, उनको आहार उनका तो फ्री है, कहीं भी खड़े हो जाएंगे, कटोरा लेके वो इकट्ठा कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। भाई हमको तो खाना बना के पका के खाना है, गैस भी चाहिए हमें, हमें फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। अब उनकी श्रेणी अलग है, उनका खान पानी बिल्कुल अलग है, और फ्री में मिलता है, वो तो हर जगह गाय भैंस करती रहती हैं। पर ये जिस तरीके से अब ईरान कर रहा है, वहां आप ईरान और अमेरिका की अगर बात करते हैं, और अमेरिका इसराइल दोनों की, जब ये बात अमेरिका की हो रही तो जाहिर सी बात है कि इसराइल चूंकि दो के दोनों साथ में है, यहां ये लोग कैसे मात खा गए?
क्या इनको ये एहसास रहा होगा कि ईरान, चलिए ठीक है, उसके पास मिसाइल्स हैं, उसके पास ड्रोन है, ये चीज़ें हैं, उनसे हमला कर रहा है, उनके चीज़ों को काउंटर कर रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी इनसे बेहतर होगी, इस बात का इनको एहसास था? या फिर इनके साथ भी वही दिक्कत है कि जो अगर आपको सही सलाह देने वाले हैं उनको आपने बाहर कर दिया और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं उनकी सलाह पर आप आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ मैनेजमेंट साइंस में एक सब्जेक्ट होता है सिनेरियो एनालिसिस। जी। देखिए, ये किसी भी मैनेजर की जो सबसे बड़ी कुशलता होती है मिश्रा जी, आप भी महसूस करेंगे, वो आज को पढ़ने में नहीं है, कल क्या हुआ था इसको भी पढ़ने में नहीं है। ये तो 10वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अकबर ने क्या किया था और औरंगजेब ने क्या किया था, राणा प्रताप ने क्या किया था। आज क्या हो रहा है ये भी कोई भी पढ़ के बता सकता है। भविष्य में क्या होगा, अच्छा भविष्य में जो आपने सोचा, तो हम सिनेरियो एनालिसिस में कहते हैं जो आपने सोचा जरूरी तो नहीं कि वो हो जाए, तो आपको रणनीति बनानी पड़ती है। अगर ये हो गया जैसे मैंने सोचा था तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है जी, इधर हुआ तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इधर हुआ तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, जब आदमी पहलवान, अगर आपने दंगल पिक्चर देखी है? जी हाँ। तो दंगल में क्या आपको क्या गुरु मंत्र क्या मिला? आमिर खान अपनी बेटी से क्या सिखाता है? जो अगला पहलवान है तुमसे ज्यादा तेज है, उसके दांव पेच तुमसे बेहतर हैं, इसलिए आमने सामने की लड़ाई मत लड़ना, थका देना। और जब वो कमजोर है, उसका ये दांव कमजोर है, मैंने वीडियो पूरी देख रखी है, ऐसे दांव मारना। अरे यार, तुमने अपने जिससे लड़ने जा रहे हो उसकी तुमने कोई एनालिसिस ही नहीं की जी। तुमने करबला के इतिहास ही नहीं पढ़ा, तुमने अफगानिस्तान और वियतनाम के बारे में नहीं पढ़ा, तुमने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा और जाके भिड़ गए। तो आप जो है, जब आप अपने शत्रु के या विपक्षी के शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, और अपनी ये क्या डोनाल्ड ट्रंप के इतने एडवाइजर्स हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा है और उनको ड्रोन और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में सुपीरियर हैं, वो सस्ते में बनाते हैं। और ये कि नहीं पता था कि चीन और रूस के साथ खड़े हो जाएंगे काउंटर करने के लिए। पहले उन्होंने वियतनाम इसलिए लड़ लिया था कि अकेला लड़ा था क्या? रूस और चीन ने उस समय वियतनाम का साथ नहीं दिया था क्या? बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं एनालाइज करके, क्यों नहीं एंटिसिपेट किया कि ये होगा? इसका माने आप जो है अपने सपने में आपको कुछ आता है, आप करना शुरू कर देते हैं, और जब पिट जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं यार मैं ये बैल ने मुझे मार दिया। अरे बैल ने तुम्हें मारा यार, लेकिन तुमने बैल को उकसाया क्यों? और जब मार रहा है तो कह रहे हो कि बैल मुझे मार रहा है। तुम गए क्यों उसके सामने यार? वार्ता हो रही थी, वार्ता चलने देते। और अब आप कोशिश में है कि अब ये वार्ता हो जाए, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब अमेरिका और इस्राइल इस मुद्दे पर एक तरीके से ईरान की ये ईरान युद्ध का, या अब ईरान युद्ध में फंसने का एक नुकसान इन लोगों को ये भी हुआ है कि इन दोनों के बीच जो फ्रैक्शंस हैं, एक तो वो दिखाई भी पड़ रहे हैं और बहुत गहराते भी जा रहे हैं। लग रहा है कि इधर ट्रंप पर ख़ास तौर पर कि एक और उनके ऊपर चौतरफा दबाव पड़ रहा है कि वो लड़ाई रोकें, और दूसरी ओर इस्राइल का दबाव पड़ रहा है कि वो इस लड़ाई को जारी रखें। अब इस दबाव में कौन सा दबाव भारी पड़ेगा, क्या उम्मीद आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, और फेस सेविंग, लेकिन ईरान ने भी जैसे ये तय कर लिया है, इस बार युद्ध विराम वैसा नहीं होगा कि हम तुम्हें टाइम देंगे, दोबारा इकट्ठा करके दोबारा हम पे अटैक करेंगे। ये बस परमानेंट सॉल्यूशन। और क्योंकि उसने तेल अमेरिका के सैंक्शन हटाने के बावजूद सप्लाई बढ़ाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये क्राइसिस खत्म हो गई तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो यार, ईरान के सामने लोग झुक क्यों रहे हैं? क्योंकि फंसे हुए हैं उनके शिप्स। तेल उनके यहाँ नहीं आ रहा है, उनकी जनता विद्रोह करने पे आ रही है। अच्छा, विद्रोह भी करने पे आ रही हो तो ईरान नहीं दे रही जी। वो कह रही है इसके लिए ईरान थोड़ी दो चाहिए, वो तो कर रहा है, ठीक कर रहा है, तुम्ही ने तो गुंडा कर रहा है जी। अब वो बेचारा अगर अपने बचाने के लिए आपने उसको बिल्कुल उसके 150 बच्चों को मार दिया, अयतुल्ला को मार दिया, 40 कमांडर्स को मार दिया, उसने अगर पलट के 2-4 थप्पड़ लगा दिए, तुम कह रहे हो थप्पड़ मार रहा है। अरे यार, तो थप्पड़ तो कुछ भी नहीं मार रहा, तुम जो कर रहे हो वो तो गिनो। बिल्कुल।
तो ये अब इस तो क्या लगता क्या है कि अब ये फेस सेविंग तो हो रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये अच्छा, एक चीज़ और भी है, ईरान ने भी कहा है कि भाई, ईरान तो बार बार इस बात को कह रहा है कि अब ये सीज फायर वाला शब्द अब छोड़ दीजिए, अब ये नहीं होना है, या तो लड़ाई रुकेगी अब, या तो लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंचेगी। और निर्णायक दौर में क्या पहुंचेगी उसका तो कुछ फैसला होना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब इस लड़ाई का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो हो रहा है, और ग्लोबली यही हो रहा है कि हर जगह मेन है कि एनर्जी क्राइसिस है। ये एनर्जी क्राइसिस ईरान पर किस तरीके का दबाव बनाएगी? क्या ईरान पर नहीं, ईरान पे, हाँ नहीं, ईरान को देखिए, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको तो ऑयल के प्राइस बढ़ने का फायदा है। बस रशिया तो अमीर हो गया, हाँ उसके हो गए। हाँ, जितना नुकसान हुआ तो सारा घाटा पूरा कर लिया उसने। अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे, तो हम ही सबसे ज्यादा आयात करते हैं, हमें डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा, रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो सबका तो हमारा हो रहा है। तो अच्छा, फिर ये बात बिल्कुल सही। देखिए, मैं अगर चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल होता, मान लीजिए जी, कल्पना कीजिए मैं आपके डिबेट में न बैठा होता, यूएनओ का सेक्रेटरी होता, तो मैं ये कहता कि देखो, ये जिसकी सॉवरेन कंट्री है, जो जिसकी बाउंड्री है, इसमें कोई नहीं घुसेगा जी। रशिया को भी कहता कि यूक्रेन पे युद्ध रोक दो, और अमेरिका इजराइल से कहता कि ठीक है, इजराइल भी एग्जिस्ट करे, हम इजराइल को भी नहीं चाहते कि वहां युद्ध हो। गाजा पट्टी को भी अटैक नहीं करेंगे आप, पैलेस्टीनियंस पे अटैक नहीं करेंगे, ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। एवरीबडी हैज ए राइट टू सेव इट्स कंट्री। और मैं अमेरिका से कहता कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को छोड़ो, उनको उनके देश में जाने दो, उनके देश की डेमोक्रेसी के अनुसार जिस नेता को चुने वो देश चलाएं। ना अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़े दादा हैं, ना पुतिन बहुत बड़े दादा हैं, ना शी जिनपिंग बहुत बड़े दादा हैं। अपने अपने देश को संभालो और कोएग्जिस्ट करो, और प्रकृति के संतुलन को मत बिगाड़ो। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन वही है ना कि अभी इससे कोई एग्जिस्टेंस को स्वीकार कहाँ किया जा रहा है। इजराइल को लग रहा है कि उसको जगह मिली, जो एक कहावत है कि आपको बैठने की जगह दे दी गई तो आप सोने की जगह उसको बना लेते हैं अपने खुद ही से। वही काम किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इजराइल का है कि वहाँ पर टिकने की जगह दी गई और उसके बाद किस तरह से कब्जा कर लिया। जिनके जहाँ टिकने की जगह दी गई उन्हीं को बाहर कर दिया। विक्टिम भी बना हुआ है सबके ऊपर का। लेकिन ये अब की बार ऐसा लग रहा है कि इजराइल को भी और अमेरिका को भी, दोनों पहली बार संयुक्त रूप से एक साथ किसी लड़ाई में शामिल हुए हैं, और वो भी जिसको ईरान को इनको लगता था कि बड़ा कमज़ोर है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में ईरान को बहुत कमज़ोर समझा जा रहा होगा, क्योंकि अगर समझा जाता तो इससे पहले भी कोई राष्ट्रपति लड़ने का मंसूबा पालते, किसी ने नहीं पाला ट्रंप को छोड़कर। पर अब ये कहावत भी बहुत साफ यहाँ पर चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब समझ में आ रहा है कि कहाँ हमने बर के छत्ते में हाथ डाल दिया है। नहीं, ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आया, ऊँट जो है पहाड़ के नीचे दब गया है जी। अभी आप तेल अवीव की और इजराइल की जरा फोटो और वीडियो जो वो बंदिश लगा दिए ना उन्होंने, नहीं दिखा दें। ईरान तो दिखा रहा है जी। हाँ, ईरान तो नाम भी बताता है इंडिया उनको मार दिया, ये सही, वो शहीद हो गए। इजराइल दिखा रहा है क्या? नहीं, ईरान तो जब हमला करने जाता है तब भी बताता है कि अब हम फला नंबर वाली वेव शुरू करने जा रहे हैं, 66th वेव शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, इतनी क्लैरिटी के साथ ईरान ये लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल दोनों अपने नुकसान को भी छिपा रहे हैं और बाकी चीजों को भी छिपा रहे हैं। तो वही है, ऊंट जो है पहाड़ के नीचे नहीं आया, पहाड़ के नीचे दब गया है जी, और सांस नहीं ले पा रहा है। अब ऊंट की भी बड़ी मुश्किल है कि वो बताएगा तो उसकी हिटी हो जाएगी, उसकी हनक खत्म हो जाएगी। हनक वैसे खत्म हो गई है यूरोप के सारे देशों ने जी। अब यूरोप ने, ये ईरान ने एक और नया शगुफा छोड़ दिया है जी कि हम जापान के शिप्स को भी जाने देंगे। मारे जो हमारा साथ देगा और अमेरिका का साथ नहीं देगा, हम उसके शिप जाने देंगे। एक हो गई बार्गेनिंग जी, बार्गेनिंग। अब बेटा अपनी इकोनॉमी को संभालना है या चमचागिरी अमेरिका की करनी है, तुम डिसाइड करो जी। लेकिन बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारत को भी डिसाइड, हाँ, दादागिरी थी वो तो एकदम अब खत्म हो गई। जो कुछ बची है, अगले अगर 10-15 दिन 20 दिन और लड़ाई जारी रही तो भी खत्म हो जाएगी। श्रीलंका सीधे मना कर दे रहा है कि नहीं, हम अपनी जगह नहीं देंगे आपको जहाज उतारने के लिए, आप उसमें आर्मरी रखे हुए हो, सैन्य सामान रखे हुए हो। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरीके से जो
हनक थी अमेरिका की। नुकसान तो जो कुछ हुआ $800 मिलियन का या अभी और भी नुकसान होना है वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो सुप्रीमेसी बनाकर रखी थी अमेरिका ने और कि हमारे पास सैन्य ताकत है, उन सारी चीज़ों की हवा निकाल कर रख दी है ईरान ने। अब आगे क्या होता है देखना होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि इस लड़ाई के रुकने में सबकी भलाई है। लड़ाई युद्ध होता है तो नुकसान भले ही ख़ास तौर पर नुकसान उन्हीं पक्षों को होगा जो उसमें शामिल हैं, लेकिन उसके जो परोक्ष नुकसान है वो तो और लोगों को भी होते हैं, दूसरे देशों को भी होते हैं और ले देकर पूरी दुनिया को होता है। तो हम लोग भी इस इंतज़ार में है कि इसका परिणाम। जी हाँ, एक चीज़ देखिए, कई बार आपने देखा है दो लोग आपस में लड़ते हैं, अच्छा उनको इतनी चोट नहीं लगती, जो उनके बीच में जाता है लड़ाई को रोकने के लिए उसको ज्यादा थूर देते हैं दोनों लोग। जी तो इस समय तो जितना नुकसान ईरान का नहीं हो रहा है, जितना रूस का और अमेरिका का नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा तो भारतवर्ष जैसा जो बिल्कुल निष्पाय भाई से उसको देख रहा है उनका कम हो रहा है, बिकॉज दे आर एंजॉयिंग इट। ठीक है, नुकसान हो रहा है, उनके लोग मर रहे हैं उनके स्थान का, लेकिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, खूब पैसा कमा रहे हैं, वो टोल टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, रशिया से भी ऑयल अलाउ कर दिया है, ईरान से भी ऑयल अलाउ कर दिया है, तो उनकी इकोनॉमी भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रही है। हम तो बिना बात मार खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपनी नीतियों की वजह से नुकसान खा रहे हैं और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। बाकी और कहावत है ना कि खाया पिया किसने, गिलास फोड़ा बारे आने का। जी बिल्कुल सही बात है कि हाँ, जो शामिल है इस लड़ाई में उनका तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उनका जो दूर खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ होता है, सबसे बड़ी बात यह कि लड़ाई रुकेगी, कहाँ जाएगी, क्या कुछ होगा, क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका और इस्राइल इस लड़ाई को रोकेंगे या फिर कुछ और उनकी अपनी रणनीति बनती है। ट्रंप फिर धमकी देते हैं कि और बड़ा हमला होगा ईरान पर, और फिर ईरान उसका जवाब क्या देता है। देखते हैं आगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे कुछ और मुद्दों पर भी। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी एक विस्तार से बातचीत की जाएगी, खासतौर पर इसी मुद्दे पर। आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल स्वामी जी, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में, बहुत सारी आपने बातें बताई। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त।